हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। पहले आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। मैं सारे पेजेस आपको सामने दे रहा हूँ। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर 5 सेकेंड्स रुकूँगा। आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट जो कैलकुलेट करना होता है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये 3 पॉइंट आपको कैलकुलेट करने होते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के टोटल को ए बोलते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के टोटल को बी बोलते हैं, एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को सी बोलेंगे, एंड फाइनली ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। अब ये कुछ वर्किंग में अकाउंट्स बनाने हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये कुछ जर्नल एंट्रीज भी हैं साथ में। जर्नल एंट्री ऐसे फॉर्मेट बनाकर करना है, और जर्नल एंट्रीज में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आपको एग्ज़ाम में नरेशन भी लिखनी है, क्योंकि विदाउट नरेशन कभी जर्नल एंट्री होती ही नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार कैश फ्लो का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। वहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखनी होती है। सम हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फिर हम उसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर ऐड होते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जो है वो लेस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई एसेट्स परचेज की हो और कोई एसेट सेल किया हो तो वो आएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स हम जब एसेट सेल करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। इनफ्लो होता है मीन्स हम प्लस करेंगे। और अगर कोई एसेट्स हमने परचेज़ किए हैं, जब हम एसेट्स परचेज़ करते हैं तो पैसा देते हैं, और अगर पैसा देंगे तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। तो इनफ्लो आउटफ्लो आपको पता होना चाहिए। इनफ्लो मीन्स प्लस, आउटफ्लो मीन्स माइनस। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर कुछ न्यू इश्यू किए हैं हमने इक्विटी शेयर्स तो प्लस करेंगे, इनफ्लो होगा, और कुछ रिडम्पशन किया है तो आउटफ्लो होगा। सो नाउ आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है आपके सामने। कभी भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करना होगा तो 2 ईयर्स की बैलेंस शीट दी हुई होगी, दोनों को कंपैरिजन करना होता है हमें। The following are the balance sheets of Rahim Limited as on 31st March 11 and 12. Then आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ऑल योर कैलकुलेशंस नेसेसरी फॉर दिस आर टू बी शोन एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। सारे कैलकुलेशन शो करने हैं आपको। अब सम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट माइनस प्रीवियस। करंट मीन्स जो 2012 ईयर है उसे करंट कहेंगे, करंट माइनस प्रीवियस। 1 लाख माइनस 80,000 तो आउटर कॉलम आ जाएगा 20,000। करंट ईयर के P&L से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद
करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को हम छोड़ देंगे, बाकी के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को छोड़ दिया है और बाकी के अकाउंट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से अकाउंट्स बनाए हैं लाइबिलिटी साइड। तो एक बनाया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडम्पशन प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को छोड़कर मोस्टली सारे अकाउंट आपको बना ही देने हैं। टैक्स प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन फंड एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये हमने अकाउंट्स बना दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ अकाउंट्स बनाने के बाद हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हम लिख लेंगे। अकाउंट्स में क्या करने हैं, हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखने हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, कितना दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000। सो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट ये रहा, 80,000 ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग 75,000, 80,000 अभी बाकी है, ये पॉइंट करना अब बाकी है। रिडम्पशन प्रीमियम का अकाउंट एक्स्ट्रा बना हुआ है। जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व में ओपनिंग है 120 और क्लोजिंग है 5,000। ओपनिंग है 120 एंड क्लोजिंग 50,000 है यहाँ पर। सॉरी मुझे लगता है मिस्टेक किया हुआ है, सिर्फ लिखने में मिस्टेक है, बाकी सब करेक्ट है। 50,000 है ये, ओपनिंग 120 और क्लोजिंग 50,000, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल्स बराबर हैं, सिर्फ 0 लिखना रह गया था। नेक्स्ट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 2 lakhs एंड क्लोजिंग बैलेंस 4 lakhs। ओपनिंग मीन्स 11 का जो बैलेंस है वो ओपनिंग लेंगे और जो 12 का बैलेंस है उसे हम क्लोजिंग कर देंगे। देन डिबेंचर्स, ओपनिंग 2 lakhs, क्लोजिंग 1 lakh। नाउ एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग 80,000। ठीक है। अब जितने हमने अकाउंट्स बनाए हैं मोस्टली हमने उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए हैं। टैक्स प्रोविज़न, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 40,000। डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड ओपनिंग 90,000, क्लोजिंग 1,15,000। अब देखिए यहाँ तक जितने भी हमारे ओपनिंग क्लोजिंग थे वो पूरे हो गए। अब हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। एडजस्टमेंट में एक एक एडजस्टमेंट करते जाएंगे, उसकी जर्नल एंट्री लिखते जाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट में करवा रहा हूँ आपको। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड रिडीम्ड redeemable preference shares with 5% premium after serving necessary requirement of Act. For the purpose of redemption of preference shares, the amount of 1 lakh has been transferred from General Reserve. Now कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को 5% के साथ रिडीम किया है। नाउ कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने, तो वो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में 1 लाख, और इस 1 लाख को रिडीम किया है, मीन्स पैसे वापस दिए हैं। अब वापस दिए तो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, रिडम्पशन प्रीमियम दिया है। रिडम्पशन प्रीमियम बिजनेस के लिए लॉस होता है क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 1 लाख वापस करने थे, हमने 5,000 रिटर्न कर दिए एडिशनल,
टोटल हमने 1,05,000 रिडीम किए हैं। सो फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब इसकी मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट, देन रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट में डेबिट 1,05,000 टू बैंक अकाउंट। डेबिट एंट्रीज हो गई। अब जहाँ पर भी बैंक आ रहा है, ये बैंक की एंट्री मीन्स हमारा आउटफ्लो हुआ है, पैसा गया है, तो वो हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम्ड 1,05,000। ये कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हेडिंग्स हैं, ये हेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम्ड 1,05,000 जर्नल एंट्री की एंड हमने उसका पोस्टिंग कर दिया। अब उसके लिए इन्होंने 1 लाख का अमाउंट जो है वो जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र लिया है। जब भी हम कोई शेयर्स रिडीम्ड करते हैं तो हमें उसका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है एज़ पर रूल। फिर से बता रहा हूँ, जब भी हम कोई शेयर्स रिडीम करते हैं हमें एज़ पर रूल्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होता है। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैसे बनाया जाता है जनरल रिजर्व में से, तो जनरल रिजर्व में से पैसा ट्रांसफ़र कर कर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में करना होता है। सो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो जनरल रिजर्व में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व टू CRR शॉर्ट में लिखा हुआ है, एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हम क्रेडिट करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। सो अगर अकाउंट्स हैं तो पोस्टिंग कर देंगे, और अगर अकाउंट्स नहीं हैं, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा किया। नाउ नेक्स्ट सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 31st March is the record date for the purpose of issuing bonus share। कंपनी ने एवरी 2 इक्विटी शेयर्स पर 1 शेयर बोनस दिया है। अब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दे रही है, और वो भी कहाँ से, फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। नाउ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कंपनी बोनस दे रही है। तो देखिए बोनस का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर मैं आपको एक माइनर सा पॉइंट है, बोनस अमाउंट कितना होगा। सो कंपनी के पास जितने 2 शेयर होल्डर्स हैं, अगर किसी के पास 2 शेयर होल्डर्स हैं तो उसे 1 शेयर बोनस दिया है कंपनी ने। तो कंपनी के ओपनिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, तो वो हैं 2 लाख के। तो कंपनी 2 लाख पर कितना बोनस देगी, सो ऑन 2 शेयर्स 1 शेयर बोनस, सो ऑन 2 लाख बोनस हाउ मच, तो ये आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। कंपनी को 1 लाख का बोनस देना है, वो भी कहाँ से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से। सो एंट्री होगी, थर्ड हम बाद में करते हैं, पहले फोर्थ देख लेते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी CRR में से। CRR मीन्स क्या है, ये एक रिजर्व है। रिजर्व में जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डेबिट साइड लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे बाय CRR, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में दोनों पॉइंट्स हो गए, इसलिए मैं यहाँ ओके लिख देता हूँ। दैट मीन्स ये अकाउंट हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पर कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ का बोनस दिया है। थर्ड पॉइंट,
ड्यूरिंग द ईयर 11-12 द कंपनी हैज़ कन्वर्टेड 50% ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इंटू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने अपने 50% डिबेंचर होल्डर्स को 2000 इक्विटी शेयर्स दे दिए हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। अब कंपनी के डिबेंचर्स हैं 2 लाख के। अब 2 लाख के टोटल डिबेंचर्स हैं तो 50% डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे? तो मुझे 50% डिबेंचर्स चाहिए, 50% डिबेंचर्स। सो 2 लाख का 50%, 2 लाख के 50% हो जाएगा 1 लाख। अब कंपनी ने इस 1 लाख को कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया? हमारे डिबेंचर होल्डर्स थे, हमें उन्हें 1 लाख पैसा देना चाहिए, लेकिन कंपनी इन्हें दे रही है 2000 इक्विटी शेयर्स, 2000 इक्विटी शेयर्स। और कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उसका वैल्यू देखिए आप बैलेंस शीट में 10 रुपीज़ लिखा हुआ है। वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 10 रुपीज़। नाउ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, दैट मीन्स अमाउंट हुआ 20,000। अब आपको डिबेंचर होल्डर्स को वापस करने हैं, पैसे देने हैं 1 लाख, लेकिन आप उन्हें दे रहे हो 2000 इक्विटी शेयर्स जिनका वैल्यू है 20,000। बाकी के 80,000 आपने नहीं दिए तो वो हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। इनडायरेक्टली हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000। कैसे आया ये सिक्योरिटी प्रीमियम? हमें किसी को 1 लाख देने हैं लेकिन हम उसे 20,000 दे रहे हैं, मीन्स 80,000 हमने उससे प्रीमियम लिया। अब 80,000 रुपीज़ हमने उससे प्रीमियम लिया, तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो 80,000 का प्रीमियम है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000। अब इसका पोस्टिंग करेंगे। सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, ये रहा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 एंड 80,000। 20,000 में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, 80,000 में सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये 20,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। जैसे आप 11th में लेजर पोस्टिंग करते थे, जस्ट वही करना है। डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे बाय डिबेंचर्स अकाउंट। 80,000 में हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम में 80,000 में यहाँ लिखेंगे बाय डिबेंचर्स अकाउंट। ये बाय डिबेंचर्स लिखा हुआ है, ठीक है। सो 80,000 बाय डिबेंचर्स, ये हमने लेजर पोस्टिंग कर लिया इसका। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री तभी जाएगी जब इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। जब तक इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है तब तक कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹30,000 हैव बीन सोल्ड आउट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। 30,000 के इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल कर दिए हैं और वो भी 8,000 के प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट सेल करना दैट मीन्स इनफ्लो होगा। अब ये इनफ्लो कैसे होगा हम उसे समझेंगे। तो आइए पहले मैं उसकी आपको जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमने 30,000 के इन्वेस्टमेंट्स 38,000 में सेल किए हैं तो ये 5 जर्नल एंट्रीज़ हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। आप 6th में कंटिन्यू कीजिएगा। 6th नंबर जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 to investment account $30,000 to profit and loss account, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट 8,000।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट दैट मीन्स इनफ्लो हुआ है। अब इनफ्लो हुआ है और वो भी कहाँ से, इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं। सो इन्वेस्टमेंट सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 38,000 हम प्लस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। देन 30,000 के इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, ये 30,000 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट। और दूसरा जो प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट पॉइंट हो तो ऐड होगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्रेडिट पॉइंट हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, आउटफ्लो दिखाएंगे, प्रॉफिट लेस लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा हो गया माइनस। तो जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, ये बैंक अकाउंट के 38,000 फिर से बता रहा हूँ, कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो करेंगे, 30,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एंड जो 8,000 का प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ₹32,000 have been paid as a tax for the last year and amount of proposed dividend of the last year has also been paid। 38,000 लास्ट ईयर का टैक्स पे किया है इन्होंने और लास्ट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो भी इन्होंने पेड किया है। नाउ लास्ट ईयर का जो टैक्स होता है 32,000 वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल के बाद लास्ट पॉइंट में लिखा जाता है 32,000 टैक्स पेड। और ये भी टैक्स पेड कौन सा है, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड 32,000 का टैक्स पेमेंट किया है इन्होंने। और इसका दूसरा इफ़ेक्ट टैक्स प्रोविज़न अकाउंट में डेबिट करेंगे 32,000 टू बैंक अकाउंट। ये हमने प्रीवियस ईयर का जो टैक्स प्रोविज़न है वो पेमेंट किया है। प्रीवियस ईयर ओपनिंग प्रोविज़न 30 था बट हमारा 32 का पेमेंट आया, गवर्नमेंट ने 32 डिमांड किए, हमने 32 का पेमेंट कर दिया है। तो ये है हमारा टैक्स प्रोविज़न ऑफ द लास्ट ईयर। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था कि प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर हैज़ ऑल्सो बीन पेड। लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड इन्होंने पेड किया है। अब हम देखेंगे कि लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड कितना था। सो क्वेश्चन में देखिए 2011 में प्रपोज्ड डिविडेंड है 20,000। तो ये जो 20,000 है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 20,000। और जो करंट ईयर का डिविडेंड लिखा हुआ है 30,000 उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये यहाँ पर लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ये यहाँ पर करंट ईयर का होता है। सो ध्यान से समझिए इस पॉइंट को कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड करंट ईयर का डिविडेंड लिखा जाता है एंड जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेड किया वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में एज अ आउटफ्लो दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो हमने लास्ट पॉइंट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। सो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर हमने टैक्स प्रोविज़न किया है, टैक्स पेमेंट किया है, तो वो करंट ईयर का जो टैक्स प्रोविज़न हम दिखा रहे हैं वो हम दिखाते हैं यहाँ पर टैक्स प्रोविज़न अकाउंट बनाएंगे और उस टैक्स प्रोविज़न अकाउंट में पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे। हम करंट ईयर में जो टैक्सेस पे करते हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं। आप लास्ट ईयर टैक्सेशन में सीख कर आए हो, हमने प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर में
जितनी भी इनकम जनरेट की होगी उसका टैक्स हमें करंट ईयर में देना होता है गवर्नमेंट को। हमारा अंदाज़ा था 30 देना पड़ेगा लेकिन 32 देना पड़ा, तो जो टैक्स प्रोविज़न में पेमेंट दिखाएंगे 32,000। और दूसरा इफ़ेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल के बाद लास्ट में पॉइंट दिखाएंगे टैक्स पेड। और दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड जो करंट ईयर का होगा वो पीएनएल में डेबिट होता है, इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे, और जो लास्ट ईयर का पे किया है करंट ईयर में उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पेमेंट साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर पूरे हुए। अब आइए गुडविल देखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में। अब देखिए गुडविल दिया हुआ है 50 एंड 35। अब आप सोचिए 2011 में गुडविल थी 50,000 और अब हो गई 35,000, रिड्यूस्ड हो गई। गुडविल कब रिड्यूस्ड होती है? जब हम उसे राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको इससे पहले जो सम करवाया था वहाँ पर मैंने गुडविल अकाउंट बनाया था, यहाँ मैंने डायरेक्टली गुडविल को कैश फ्लो स्टेटमेंट में पीएनएल के डेबिट साइड गुडविल राइट ऑफ लिख दिया है 15,000, डायरेक्ट 15,000 लिख दिया है। अब अगर इसे डिटेल में लिखना हो तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनिशियली आपने ये समझा कि 50 में से 35 हो गई गुडविल 15,000 रिड्यूस्ड हो गई, हमने राइट ऑफ की होगी। लेकिन अगर मैं उसका अकाउंट बनाता तो अकाउंट कैसे बनाता, आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ, गुडविल अकाउंट। मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। अब देखिए जो मैंने डायरेक्ट कर लिया है वो कैसे किया है आपको यहाँ पर अंदाज़ा आ जाएगा। गुडविल अकाउंट। नाउ गुडविल एसेट्स हैं, सो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है टू बैलेंस BD 50,000, ठीक है। एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय बैलेंस CD 35,000। इतना आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट किया, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट किया। अब अगर गुडविल का ओपनिंग बैलेंस 50 है और क्लोजिंग 35 है तो बैलेंस कितना आ रहा है 15,000। और ये बैलेंस क्या किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमने राइट ऑफ किया होगा गुडविल को राइट ऑफ किया। चलिए अब इसकी राइट ऑफ की अगर मुझे एंट्री भी करनी पड़ी तो क्या करूँगा मैं एंट्री, सो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है मैंने, 15,000 गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ये उसकी जर्नल एंट्री। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट 15,000, क्यों, ओपनिंग 50 था, क्लोजिंग 35 हो गया, 15 को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने के लिए P&L के डेबिट साइड लिखना होता है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुडविल रिटन ऑफ 15,000। सो अगर आपको कोई एसेट्स ऐसी रिड्यूस्ड होती हुई दिखाई दे रही है, दैट मीन्स हमने उसे राइट ऑफ किया है, और राइट ऑफ किया है तो P&L में डेबिट किया होगा। ये सारे पॉइंट्स चाहे आप इस एंट्री को समझो या गुडविल अकाउंट को समझ लो, आप अकाउंट बनाओगे तो भी करेक्ट होगा, आप ऐसे डायरेक्ट कर लेते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी करेक्ट है ये। अब उसके बाद है मशीनरी अकाउंट 5 लाख एंड 55,000। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट नहीं बनाया है। सेम अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा
तो क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट में, मशीन हमारी 5 लाख में से 5,55,000 हो गई है। अब अगर मैं मशीन अकाउंट आपको बनाकर दिखाऊंगा, मशीन्स हमारे 5 लाख में से 555 हो गए। कैसे हुए होंगे, मशीन कैसे हमारा इंक्रीज़ हो सकता है? रीज़न क्या है? मशीन इंक्रीज़ हो गए, मशीन तो रिड्यूस्ड होते हैं लेकिन इंक्रीज़ हो गए। तो मशीन को क्या किया होगा हमने मशीन को परचेज किया होगा। सो मशीन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 5,55,000। ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसे क्लोज करूंगा तो 5,55,000 माइनस 5 लाख, तो डिफरेंस आ गया 55,000। ये 55,000 क्या होगा? ये इन्होंने न्यू मशीन्स परचेज किए होंगे। तो यहाँ पर मशीन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। न्यू मशीन परचेज किया है, अगर इसकी जर्नल एंट्री होगी तो न्यू मशीन परचेज की है, एसेट्स परचेज की है, तो एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आ रही है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट $55,000। ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। नाउ मशीन परचेज की है तो पैसा गया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा। सो आउटफ्लो करने के लिए, वो भी एसेट्स में से आउटफ्लो हो रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में परचेज ऑफ मशीन्स, क्योंकि एसेट्स परचेज किए हैं और एसेट्स यहाँ पर आते हैं, ये कर दिया आउटफ्लो। तो ये पॉइंट डायरेक्ट लिखा है मैंने, एक्चुअली हुआ ऐसे, इसका कंसेप्ट ये है। स्लोली आप करोगे तो आपको भी डायरेक्ट आने लगेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट 60,000 में से 80,000 हो गए। इसी की तरह इन्वेस्टमेंट परचेज किए होंगे, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट बनाया था ऑलरेडी, ये रहा। इन्वेस्टमेंट 60 एंड 80, 60,000 के ओपनिंग, 80,000 के क्लोजिंग एंड ऑलरेडी 30,000 के इन्वेस्टमेंट सेल भी किए हैं, तो डिफरेंस आ रहा है 50,000। ये 50,000 का डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, और सेम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो दिखाएंगे। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 60 थे, 60 में से 30 सेल हो गए। ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, 60 थे, 60 में से 30 सेल हो गए, तो हमारे पास 30 बचे हुए होने चाहिए, लेकिन क्लोजिंग हो गए 80। तो 80 कहाँ से हो गए? हमने 50 के परचेज किए होंगे। सो 50 की इन्वेस्टमेंट परचेज की है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आउटफ्लो दिखाएंगे 50,000। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ डेटर्स। डेटर्स जो होते हैं वो वर्किंग कैपिटल में आते हैं। 190 में से 150 हो गए, डेटर्स डिक्रीज़ हुए, करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है तो इनफ्लो। स्टॉक इंक्रीज़ हो गया, करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है तो आउटफ्लो। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गए तो आउटफ्लो। कैश एंड बैंक बैलेंस, जो हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं 15,000, हम इसे प्लस करते हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस होना चाहिए। ये जो हमारा आंसर होगा ये क्लोजिंग कैश बैलेंस के साथ टैली हो जाना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में एक एक करके पहले ऊपर से ले लेते हैं। चलो इक्विटी से करवा देता हूँ आपको। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में देखिए क्या हुआ है। हमारी इक्विटीज़ थे 2 लाख ओपनिंग, 1 लाख का बोनस दिया। ये जो CRR था ये हमने बोनस दिया है, ये हमने बोनस दिया है।
फिर डिबेंचर होल्डर्स को 20,000 के दिए, बाकी जो डिफरेंस आ रहा था 4 लाख में से 80,000 ये डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि इन्होंने न्यू इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे 80,000 रुपीज़ के, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग 4 लाख आ रहा है, ओपनिंग 2 लाख था, 1 लाख का बोनस दिया, 20,000 डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए, तो बाकी बचा 80,000 रुपीज़ के न्यू शेयर्स इशू किए हैं। सो न्यू शेयर्स का इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यूड प्लस करेंगे 80,000, इनफ्लो होगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्विटी शेयर का अकाउंट क्लियर हो गया और डिबेंचर्स का अकाउंट भी हमारा क्लियर हो गया। इक्विटीज़ के बाद हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में दोनों एंट्रीज हो चुकी हैं हमारी। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग 75,000 है। अब हमेशा याद रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिडम्पशन प्रीमियम, इन दोनों में से कोई एक चीज़ बैलेंस शीट में आती है, दोनों नहीं आ सकते, और इन दोनों को एक दूसरे के सामने राइट ऑफ किया जाता है। एंड फाइनली जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो लिखा जाएगा। रिडम्पशन प्रीमियम है 5,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है 80,000। रिडम्पशन प्रीमियम 5,000, सिक्योरिटी 80,000, तो रिडम्पशन प्रीमियम 0 करना है हमें। सो रिडम्पशन प्रीमियम का 5,000 ट्रांसफ़र कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे बाय रिडम्पशन प्रीमियम। अब देखिए ओपनिंग 80,000 था, क्लोजिंग 75 हो गया, क्योंकि 5,000 राइट ऑफ हो गया। ये अकाउंट भी हमारा पूरा हो गया। और इसे राइट ऑफ करने के लिए ये जर्नल एंट्री यहाँ पर दिखाई हुई है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट 5,000। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में आ जाते हैं जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व 1,20,000 एंड 50,000, ये रहा रिजर्व है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट 50,000, 1 लाख CRR में ट्रांसफ़र किया था। जनरल रिजर्व में अगर क्रेडिट साइड कोई डिफरेंस आ रहा है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये हमने ड्यूरिंग द करंट ईयर प्रोविज़न किया होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा ये अमाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे जनरल रिजर्व 30,000, जनरल रिजर्व 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिबेंचर्स 2 लाख के 1 लाख हो गए। नाउ डेप्रिसिएशन फंड। ओके, अब देखिए डेप्रिसिएशन फंड ओपनिंग दिया हुआ है 90,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 1,15,000। यहाँ पर भी ऐसा होता है कि अगर कोई डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको ये पॉइंट लिखने हैं तो आगे जहाँ फॉर्मेट लिखा है आपने वहाँ लिख दीजिए नोट्स में कि डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में क्रेडिट साइड अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ हमने क्रेडिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 25,000 डेप्रिसिएशन फंड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सेम पॉइंट जनरल रिजर्व पर भी एप्लीकेबल थी। जनरल रिजर्व में भी क्रेडिट साइड यहाँ डिफरेंस आ रहा था। नॉर्मली इस डिफरेंस को डेबिट बैलेंस बोला जाता है। आता क्रेडिट साइड है लेकिन बोलते डेबिट बैलेंस हैं इसको, और वो भी P&L में डेबिट ही होता है। नेक्स्ट इज प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। नाउ टैक्स प्रोविज़न के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। जो पेमेंट किया है वो बैंक अकाउंट लिखा,
टैक्स प्रोविज़न में भी अगर क्रेडिट साइड कोई बैलेंस आ रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन फंड में आ रहा था, जैसे जनरल रिजर्व में आ रहा था, अगर क्रेडिट साइड कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे 42,000 टैक्स प्रोविज़न। तो यहाँ पर देखिए हमारे टैक्स प्रोविज़न्स के 42,000 के साथ सारी एंट्रीज पूरी हो गई। नाउ नेक्स्ट इज़ बैड डेब्ट रिजर्व। बैड डेब्ट रिजर्व लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, हम इसे करंट लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो इनफ्लो माना जाता है। क्रेडिटर्स 40,000 में से 30,000 हो गए, करंट लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, उसे हम आउटफ्लो मानेंगे, आउटफ्लो करेंगे। करंट लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है मीन्स हमने पेमेंट किया होगा, इसलिए यहाँ आउटफ्लो दिखाया है। बिल्स पेएबल इंक्रीज हो गए, इनफ्लो में आएगा। एंड द लास्ट इज प्रपोज्ड डिविडेंड। नाउ अब हम जितने भी पॉइंट्स हैं वो देखते जाएंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें करंट ईयर का P&L में डेबिट और प्रीवियस ईयर का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पेमेंट साइड। अब हम एक बार अकाउंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बाकी हैं। रिडम्पशन प्रीमियम भी हो गया, दोनों पॉइंट्स हो गए। जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया है, इक्विटी हो गया, डिबेंचर हो गया। इन्वेस्टमेंट में देखिए कोई पॉइंट बाकी नहीं है, ये भी हमारा ओके हो गया। टैक्स प्रोविज़न ऑलरेडी ओके है। डेप्रिसिएशन फंड अभी हमने लास्ट किया, ये भी ओके हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी सारे पॉइंट्स हो गए, और ये दोनों तो आपको करवाए ही मैंने हैं, सो ये सारे पॉइंट्स हो गए। सो गुडविल हो गया हमारा, और मशीन अकाउंट भी हो गए। अब इतने पॉइंट्स करने के बाद हम आ जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करेंगे ये सारे पॉइंट्स जो P&L में डेबिट हुए थे, और माइनस करेंगे जो P&L में क्रेडिट हुआ था। तो जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ कैश फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुए हैं वो प्लस हैं तो प्लस करने हैं आपको, माइनस हैं तो माइनस करना है। प्लस हमें इनफ्लो दिखा रहा है, माइनस हमें आउटफ्लो दिखा रहा है। फाइनली जो टोटल आएगा उसे हम आउटर कॉलम लिखेंगे 1,07,000, दैट विल बी ए, और वो जो ए का टोटल है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वो जो टोटल है उसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। नाउ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नाउ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम इन तीनों को प्लस करेंगे और आउटर कॉलम लिखेंगे। ये टोटल प्लस भी आ सकता है, ये टोटल माइनस भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए टू वैल्यूज़ 50,000 एंड 55,000 माइनस हैं और प्लस है 38,000। सो तीनों का फाइनल टोटल माइनस 67,000 आ गया। दैट इज़ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, हम इन तीनों को प्लस करेंगे और आउटर कॉलम हमने लिख दिया, वो आया माइनस 45,000। फिर हम ए, बी और सी इन तीनों का फाइनल टोटल करेंगे। तो यहाँ पर है 1,07,000 प्लस माइनस 67,000 माइनस 45,000। सो फाइनल आ गया आंसर माइनस 5,000। माइनस 5,000 प्लस 15,000। सो फाइनली क्लोजिंग बैलेंस 10,000। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ ये आपके इस क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो जाएगा, तभी आपका सम करेक्ट है, अदरवाइज़ आपने सम में कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं डाउट सॉल्व करूँगा। और ये सम कम से कम आपको 2 बार देखना होगा, ट्राई करना होगा। फाइनल अकाउंट जैसा है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। सो यहाँ तक तो सम आपका रिकॉर्ड किया हुआ होगा। ये वर्किंग नोट्स आप नोट डाउन कर लो।
वर्किंग नोट्स के बाद ये दोनों पहले जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करो एंड देन ये दोनों अकाउंट्स एक्स्ट्रा बना देना। हो सकता है आने वाले चैप्टर्स में मैं ये अकाउंट्स नहीं बनवाऊँ, मैं आपको डायरेक्ट करवाऊँ कि गुडविल 50 में से 35 हो गई, दैट मीन्स 15,000 हमने राइट ऑफ की होगी। मशीन 5 lakhs में से 55 हो गए, दैट मीन्स 55 का न्यू परचेज किया हुआ होगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नॉर्मली मैं इस चैप्टर को सबसे लास्ट में करवाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सबसे लास्ट में करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले स्टार्ट कर दिया है। इस एक चैप्टर को पूरा करना, दैट मीन्स इसके सामने जो छोटे चैप्टर्स हैं वो 2-3 हो जाएंगे। सो इसलिए नॉर्मली ये लास्ट में लेता हूँ, लेकिन अभी मैंने फर्स्ट ले लिया है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। सो ये लेक्चर यहाँ पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।